नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। एक इतिहासकार की नज़र से हम 10 मई 1994 के उस बेहद अहम दिन की गहराई में जाएंगे। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ हिस्सों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका ने अपना ये स्मारकीय लोकतांत्रिक सफर तय किया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, एक ऐतिहासिक मोड़। दूसरा, एक नए राष्ट्र के प्रतीक। तीसरा, मुक्ति की कीमत। चौथा, सच्चे साहस की परिभाषा। और आखिर में एक हिस्ट्री क्लासरूम स्टडी गाइड। आइए उन ऐतिहासिक साक्ष्यों और प्रतीकों को खंगालने के लिए तैयार हो जाएं, जिन्होंने इस रेनबो नेशन यानी इंद्रधनुषी राष्ट्र की नींव रखी। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, एक ऐतिहासिक मोड़। जरा प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के इस दृश्य की कल्पना कीजिए। दशकों तक ये इमारत सिर्फ और सिर्फ श्वेत वर्चस्व यानी व्हाइट सुप्रीमेसी का एक क्रूर प्रतीक थी। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि अश्वेत आबादी को सत्ता से दूर रखा जा सके। लेकिन उस दिन यही जगह अलग अलग रंगों और देशों के लोगों का एक शानदार इंद्रधनुषी जमावड़ा बन गई। एक ऐसी जगह जो कभी नस्लीय श्रेष्ठता का केंद्र थी, वो अचानक देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार का दिल बन गई। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव था। अब इस बदलाव का असर दुनिया भर में कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें। 140। जी हां, 140 से ज्यादा देशों के राजनेता और गणमान्य व्यक्ति इस समारोह का हिस्सा बनने आए थे। दुनिया भर के नेताओं का ये ऐतिहासिक जमावड़ा साफ बता रहा था कि ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का चुनाव नहीं था, बल्कि न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए पूरी इंसानियत की एक साझी जीत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, एक नए राष्ट्र के प्रतीक। आसमान का नज़ारा तो देखने लायक था। दक्षिण अफ्रीकी इम्पाला जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने एकदम सटीक फॉर्मेशन बनाई। देखिए, ये सिर्फ सेना की ताकत का दिखावा नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य था जो दिखा रहा था कि सेना अब इस नई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार है। जरा सोचिए, जिन शीर्ष जनरलों के सीने पदकों से सजे थे और जिन्होंने कुछ ही साल पहले मंडेला को गिरफ्तार किया होता, आज वही अपनी वर्दी में उन्हें सलाम कर रहे थे। पुरानी व्यवस्था का एक आज़ाद सरकार के सामने सिर झुकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश का। और फिर वहां एक ऐसा पल आया जिसने सबको भावुक कर दिया। 2 राष्ट्रगानों का एक साथ गूंजना। श्वेत लोगों ने नकोसी सिकिलेलत अफ्रीका गाया और अश्वेत लोगों ने डायस्टेम टिनिंगीले। दिलचस्प बात यह है कि उस समय दोनों ही समूहों को उस गान के बोल ठीक से नहीं पता थे, जिससे वो कभी इतनी नफरत करते थे। लेकिन उन दोनों गानों का एक साथ गाया जाना वो सिर्फ संगीत नहीं था, वो सुलह और एक राष्ट्र के रूप में साथ आने का एक बेहद गहरा प्रतीक था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मुक्ति की कीमत। आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिलती। सबसे पहले आइए उस क्रूर व्यवस्था को समझते हैं जिसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, अपार्थाइड यानी रंग भेद। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनकी नस्ल या रंग के आधार पर बांटता है। इस व्यवस्था ने दुनिया के सबसे आम मानवीय समाजों में से एक को खड़ा किया, जिसने दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसा गहरा घाव दिया जिसे भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। तो फिर इतने लंबे संघर्ष का असली लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था इमेंसिपेशन यानी पूर्ण मुक्ति। इसका मतलब सिर्फ भौतिक बेड़ियों से आज़ादी नहीं है। इसका मतलब है गरीबी, अभाव और हर तरह के भेदभाव के जाल से हमेशा के लिए राजनीतिक आज़ादी पाना। ये उस व्यवस्थित उत्पीड़न पर इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। उस ऐतिहासिक दिन पर जब मंडेला ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका नजरिया बेहद विनम्र था। वो खुद को कोई मसीहा नहीं, बल्कि उन हजारों अफ्रीकी देशभक्तों का महज एक योग या जोड़ मानते हैं जो उनसे पहले इस लड़ाई में कुर्बान हो गए। उन्हें इस बात का गहरा दर्द था कि वे उन वीरों को मुड़कर धन्यवाद भी नहीं दे सकते, जिनके अकल्पनीय बलिदानों के बिना ये दिन कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाता। देखिए, दशकों के इस भयानक उत्पीड़न का एक और असर हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। इसी क्रूरता की भट्टी ने वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टेम्बो जैसे महान नेताओं को गढ़ा। ऐसे नेता जिनके भीतर असाधारण साहस, बेजोड़ ज्ञान और गहरी उदारता थी। मंडेला का मानना था कि शायद इतने ऊंचे चरित्र को गढ़ने के लिए उतने ही गहरे उत्पीड़न की जरूरत होती है। इस देश की जमीन के नीचे दबे हीरों से भी ज्यादा कीमती देश के ये लोग थे। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, सच्चे साहस की परिभाषा।
मंडेला 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हुई उस नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था को मानवीय आपदा कहते हैं, और सच कहूं तो एक इतिहासकार के नजरिए से ये बिल्कुल सटीक शब्द है। ये एक ऐसा भयानक दौर था जो बहुत लंबे समय तक चला और जिसने पूरी मानवता को शर्मसार करके रख दिया था। लेकिन कमाल की बात देखिए कि इसी आपदा ने इंसान के भीतर एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसे हम लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। मंडेला ने पुरुषों और महिलाओं को महज एक विचार के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देखा। उन्होंने लोगों को बिना टूटे, बिना झुके भयानक यातनाओं का सामना करते देखा। ये एक ऐसी अटूट ताकत थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस पूरे संघर्ष ने हमें साहस के बारे में क्या सिखाया? मंडेला का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और गहरा था। साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस डर पर विजय पाना है। यानी बहादुर वो नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता। डर तो सबको लगता है। बहादुर वो है जो उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा देता है। एक और बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि मानव हृदय में नफरत की तुलना में प्रेम ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। मंडेला कहते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से किसी दूसरे के रंग की वजह से उससे नफरत नहीं करता। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है ना? जेल के सबसे भयानक दिनों में भी जब किसी रक्षक की आंखों में उन्हें इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखती थी, तो वही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती थी। चलिए अब हम अपने आखिरी भाग पर चलते हैं, हिस्ट्री क्लासरूम स्टडी गाइड। आइए इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक नज़र में समझते हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में क्या हुआ? एक क्रूर नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था खड़ी की गई। फिर उसी सदी के आखिरी दशक में उस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका गया, और अंततः 10 मई 1994 को एक ऐसे गैर नस्लीय लोकतंत्र की स्थापना हुई जिसने सभी इंसानों के अधिकारों को बराबर माना। ये वर्चस्व से समानता तक का एक पूरा ढांचागत बदलाव था। इस पूरे आंदोलन को गहराई से समझने के लिए इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखना जरूरी है। पहला, अपार्थाइड, यानी नस्लीय अलगाव का वो क्रूर सिस्टम। दूसरा, इमेंसिपेशन, यानी वो राजनीतिक आज़ादी जो हर बंधन से मुक्ति दिलाती है। और तीसरा, रेजिलियंस, यानी संघर्ष के दौरान वो अटूट ताकत जिसने लोगों को हार नहीं मानने दी। ये शब्द इस पूरे नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। एक इतनी बड़ी और भयानक मानवीय आपदा से बाहर निकलने के बाद एक नया समाज ये कैसे सुनिश्चित करता है कि इंसानियत की इस उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त ना हो? देखिए, ये सिर्फ एक दिन की जीत नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक घावों को भरने का एक ऐसा काम है जो हर दिन करना पड़ता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इस ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने में मदद की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।